शायद यही अप्रीहेंशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकती और आप देखें डिफ़र करने के बाद भी जिन लोगों ने डिफ़रल मांगा उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिरकार जब नतीजे निकलेंगे तो एक ही उम्मीदवार वहाँ से कामयाब होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडिया ब्लॉक के मियां अल्ताफ़ साहब। जैसे उनके प्रोग्राम कल कोटरंका में, थना मंडी में रहे, खुद मियां साहब फारूक साहब जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम जो है उन इलाकों में नहीं देखे। वहाँ एक ऐसा जुनून आ गया है लोगों में, वो नाराज़ हो गए हैं इस डिफरल से, क्योंकि उनको पता है ये डिफरल उनके साथ एक बहुत बड़ी साजिश रही है और इस साजिश को वोटर नाकामयाब करेगा। आप देखिए। मैं इसी दावे के 2-3 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज आपने अपने स्पीच में एक बात कही थी कि आज आपको बड़ी ताकतों से लड़ना है, उनको फाइट करना है। उससे पहले आपने पाकिस्तानी जनरलों से फाइट की है। इसको जरा आप इलेबोरेट करेंगे? अब इसको इलेबोरेट करना है, अब हम सब जानते हैं ना अब किस तरह के हालात थे यहाँ पे, किस तरह बंदूक का जो है इलेक्शनों पे असर पड़ा, किस तरह लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई। आज इसी तरह मतलब उस वक्त हमें हराने की या हमें खामोश करने की कोशिश की जा रही थी, आज हमें हराने की और खामोश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज दिल्ली के हवाले से, आज दिल्ली, उनकी तमाम एजेंसियां, बीजेपी, आरएसएस, वो सब एक साथ हो गए हैं यहाँ किसी न किसी पार्टी की वो मदद करते हुए, और निशाना उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। लेकिन आप देखें यहाँ पे उन्होंने ऐसी दो पार्टियों को एक साथ लाया जो कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब ये कोई छुपी बात नहीं है कि अपनी पार्टी का जो लीडर है उसके बारे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा ये नकली दवाई बेचने वाला आदमी है, ये 2 नंबर आदमी है। अब ये ऐसे अल्फाज इसके खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन जब इलेक्शन की बात आई तो दिल्ली ने इन दोनों को एक साथ लाया। यही इसी तरह श्रीनगर की सीट पे, अनंतनाग की सीट पे देखें तो बीजेपी के जो सुरनकोट या मेंढर के लीडर हैं वो जब वोट की बात करते हैं तो पीडीपी के लिए वोट की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन सब की तार जो है वो मिली हुई है। तो हम कह सकते हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, जो एक टाइम पर पीक यहाँ मिलिटेंसी होती थी, आज खुद मुल्क के लोगों से ही खतरा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। हमें आप कैसे कहेंगे या क्या कहेंगे वो आप तक है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज दिल्ली की तमाम ताकतें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा नहीं रहेगा वो आगे जाके देख लेंगे। उन्होंने तो फ़िलहाल तो मैंने नहीं देखा उन्हें इस इलेक्शन में दखल देते हुए। जहाँ तक बाकी जो है सियासी सूरत हाल जो है उससे हम निपट लेंगे। उमर साहब, एक बात आपने अच्छी कही है, पाकिस्तान की तरफ से कोई दखल नहीं हुआ। क्या हम कह सकते हैं ये वहाँ खुद वो अपने हालात से दो चार है, या मिलिटेंसी में इतना डाउनफॉल आ गया है? मिलिटेंसी में, काश मिलिटेंसी में अगर इतना डाउनफॉल आया होता तो हमारे असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात एक साथ होते। हमने मांग की थी कि दोनों और लगभग हर सियासी पार्टी ने, जब इलेक्शन कमीशन वाले श्रीनगर आए थे, जिन्होंने भी उनसे मुलाकात की, सबों ने कहा कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। ना करने का जो वजह दी गई वो यही दी गई कि हमें इन हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इतने हमारे पास लोग हैं नहीं। और उन्होंने कहा कि एक अबनॉर्मल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, अगर के इतनी नॉर्मल सी है नहीं कि आप एक साथ जो है इलेक्शन कराओ, तो फिर उसका सीधा मतलब ये है कि मिलिटेंसी का खतरा जो है वो कहीं गया नहीं है। और वैसे भी पिछले दिनों आपने हमले देखे, आपने कश्मीर में हमले देखे, आपने रजौरी में हमला देखा। पिछले दिनों रजौरी में टेरिटोरियल आर्मी का जो एक जवान है उसके भाई को मारा गया। तो बंदूक का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो साथ साथ में 2 दिन पहले चूंकि आपका नाम लेकर बताया गया था अपनी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आज उमर अब्दुल्ला हम पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं, सपोर्ट, जबकि खुद उमर अब्दुल्ला को शिवसेना का सपोर्ट है और किसी रैली में उनका झंडा भी दिखाया गया था। तो क्या ना, वो तो इसमें उनको एतराज़ किस बात का? उद्धव ठाकरे साहब ने क्या किया जिस पे उनको एतराज़ हो? मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर महाराष्ट्र में उस वक्त मुसलमानों के लिए हालात अच्छे थे, ख़ासकर कश्मीरियों के लिए, वो तब थे जबकि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर था। मुझे याद है एक आध जगह में वहाँ कश्मीरी स्टूडेंटों को परेशानी का सामना करना पड़ा और हमने उस वक्त चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रास्ता कायम किया और फौरी तौर उद्धव ठाकरे साहब ने खुद इंटरवीन करके वो मसला हल किया। मुझे एक जगह से उस वक्त ये शिकायत याद नहीं है
कि कहीं पे भी किसी ने ये कहा हो कि उनके दौर में माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको खतरा रहा। तो यहाँ ये इस तरह का हालात को लेके आप तोड़ मरोड़ करो। आप अपनी बात करें ना, मैं अपनी बात कर लूँगा। डेलिमिटेशन से कितना असर पड़ा इस टाइम के इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है जब आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की डेलिमिटेशन में जैसा इलेक्शन हो रहा है, इस तरह का इम्पैक्ट? अभी तो हमें कॉन्स्टिट्यूंसी के नक्शों को समझना जो है उसमें टाइम लग रहा है। कभी कभार हमारे साथियों को खुद नहीं पता कि उनका इलाका कहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरे का कहाँ से शुरू हो जाता है। आप देखें किसी भी पार्लिमानी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने खिलवाड़ किया है। सबसे ज़्यादा अनंतनाग रजौरी की सीट, ये पहली मर्तबा है कि ऐसा कोई इलेक्शन है जिसमें कि एक ही सीट पे कश्मीर प्रोविंस के भी असेंबली हल्के और जम्मू प्रोविंस के भी असेंबली हल्के, और पहले तो इन्होंने सीट बनाया और फिर सीट बनाने के बाद उनसे टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ। क्या सोच के फिर इन्होंने सीट बनाया वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो ये जाहिर सी बात है कि साल के 4-5 महीने जो है मुगल रोड कट जाएगा, तो फिर क्या करें हम। उमर साहब, क्योंकि इंजीनियर रशीद अनफॉर्चुनेटली बंद है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, जिसकी उसकी कॉन्शियस में आप खामखा उसको बंद किया हुआ है और यहाँ के लोग जानते हैं उससे बदला कौन ले रहा है, किसने अपना दिल्ली में असर रसूख इस्तेमाल करके उसको बंद करवाया है। इंजीनियर रशीद साहब को खुली छूट है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन बदकिस्मती से वो जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा होता अगर बाहर आके इलेक्शन लड़ता, लेकिन जिसने उसको बंद कराया वही इस सवाल का जवाब दे सकता है। लोगों का फीडबैक है कि उमर अब्दुल्ला बजाय श्रीनगर में इलेक्शन लड़ते बारामूला क्यों जाना पड़ा? मेरा असेंबली हल्का जो है वो इस पार्लिमानी हल्के के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग मेरे जो मुखालिफ हैं उनसे तो आप ये नहीं पूछते हो कि वो यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर तो वो श्रीनगर में ही रह रहे होते हैं। यहाँ तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, रहते वो श्रीनगर में हैं, उनका कारोबार श्रीनगर में है, उनकी दुकानें श्रीनगर में है, उनका सारा कुछ श्रीनगर में है, उठना बैठना सारा कुछ श्रीनगर में। इलेक्शन के लिए वो यहाँ आते हैं, उनसे आप ये सवाल नहीं पूछते हो। अब मेरा और उनका आप देख लीजिए, उनका असेंबली हल्का यहाँ पे है, ठीक, मेरा भी असेंबली हल्का यहाँ पे है। उनके रिश्तेदार यहाँ से हैं, मेरे रिश्तेदार यहाँ से हैं, वो श्रीनगर में रहते हैं, मैं भी श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे और उनमें फ़र्क क्या है? मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये सवाल सिर्फ मेरे खिलाफ क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट करने के लिए क्या ये रूमर है या इस बात में किसी हद तक हकीकत है कि जितनी पार्टियां, जैसे आपने भी कहा है, अपनी पार्टी हो या बाकी जो नॉर्थ में जुड़ी हुई है, एक हवा ये भी चल रहा है कि जमात इस्लामी को आगे लाया जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली जो जमात के लोगों ने अपनी पार्टी ज्वाइन की, कोई हुर्रियत का भी हमारे सामने पेश किया गया था। हाउ मच ही वाज स्ट्रांग इन द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो हु वाज द पर्सन। अब मैं जमात इस्लामी के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। वो जो जमात इस्लामी के रुकून हैं, जो जमात इस्लामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। उनको वोट डालना है, नहीं डालना है, किसके लिए डालना है, को खुली छूट है ना। हुर्रियत का कोई एडवोकेट लास्ट टाइम बताया गया था, उसने भी ज्वाइन किया था, हमने देखा भी था। अब इसमें मैं ये सवाल है, आ गए मैदान में, ये किस्मत आजमा रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा जो चीफ अपोनेंट है वो भी एक वक्त में हुर्रियत के साथ ही था, उसने तो यहाँ बंदूकें लाई 90 में, मिल्टन तंजीम चलाई उसने। जब वो हुर्रियत छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ सकता है एक एक्टिव मिलिटेंट रहने के बाद, तो कोई भी आ सकता है ना। मैं किसकी बात, वो खुद बेहतर जानता ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरी आदत है ना, मैं ज़्यादा मुखालफों का नाम नहीं लेता हूँ, खामखा किस लिए, उनको मैं परेशान करना नहीं चाहता हूँ। आपके फादर ने कई बार एक अच्छी बात कही कि डायलॉग हर किसी